प्रश्न एक, अभाज्य गुणनखंडन की विधि से निम्नलिखित का मस ज्ञात करें। प्रश्न एक का पहला, 36,60 यानी 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन की विधि से। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 36 का पहले कर लेते हैं। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो 36 को विभाजित करेगा वह 2 है। ठीक है, 2 सबसे छोटा है जो 36 को विभाजित करेगा, और 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो कितना बार में? तो 2 से 36 को भाग देंगे तो 18 आएगा। ठीक है, 18 दूना 36 होता है। फिर 2 से 18 को भाग देंगे तो 9, यानी 9 दूना 18। अब 9 जो है 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9। 3 भी अभाज्य संख्या है। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब 60 का कर लेते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 30 दूना 60। फिर 2 से 15 दूना 30। 15 2 से नहीं लगेगा तो 3 से 3 बचे 15। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 36 का कितना आया है अभाज्य गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 60 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 बचे 60। तो मस क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे मस यानी महत्तम समापवर्तक। मस का मस मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो मस बराबर क्या हो जाएगा? 36 और 60 का मस। तो देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे। अब गुना करेंगे। फिर देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो फिर 2 लिख लेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों 2, तो ये दोनों 2 मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, और ये मिल रहा है। देखिए दोनों में। ठीक है, तो जो दोनों में रहेगा उसको लिख लेना है। तो 2 मिल रहा है दोनों में, तो लिख लिए 2। फिर 2 मिल रहा है तो फिर 2 लिख लिए गुना करके। फिर 3 मिल रहा है दोनों में, तो 3 लिख लिए। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक हो गया 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 36 और 60 का महत्तम कितना हो जाएगा? 12। महत्तम समापवर्तक इसका कितना होगा? 12। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा हम मस ज्ञात करेंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर जो संख्या दोनों में होगा उसको लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 आया तो यहाँ पे 2 लिखें, ये भी यहाँ पे लिखें, और ये यहाँ पे लिखें। ठीक है, जो भी दोनों में है उसी को लिखना है, ये नहीं कि 2 बार लिख देना है। 2 2 दोनों में है तो 1 2 लिखेंगे। 2 दोनों में है, ये 2 दोनों में है तो 1 2 और लिखेंगे। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला हल करेंगे। दूसरा, 144, 100। 144 और 100 का अभाज्य गुणनखंड की विधि से मस ज्ञात करना, यानी महत्तम समापवर्तक। तो पहले 144 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगेगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, यानी 72 बार में 72 दूना 144। 2 से 144 को भाग देंगे तो 72 आएगा। ठीक है, अब 72 को 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से लग भी रहा है, और 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या जिससे विभाजित हो रहा है 144, और फिर 72 भी। तो 2 देखिए, 2 से 72 को लगाएंगे तो कितना बार में? 2 तिया 6,
एक इधर गया, 2 छक 12, यानी 36 दूना 72। तो 2 से 72 को भाग देंगे तो 36 आएगा। फिर 18 दूना 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से 18 को भाग देंगे तो 9, 9 दूना 18 होता है। फिर 9 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9। तो अब 3 तो लगेगा नहीं क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक और अपने आप से ही विभाजित हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब 100 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से विभाजित करेंगे इसको तो 50 आएगा। फिर 2 से 50 को विभाजित करेंगे तो 25 दूना 50, 25 5 से कटेगा, 5 पचे 25। तो 144 और 100 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 144 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 100 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसको गुना करने पे 144 आ जाएगा। देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। इसको भी गुना करने पे 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। अब कौन कौन मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है, देखिए दोनों में है, एक और 2 है, दोनों में है, ठीक है। 5 नहीं है दोनों में, ना ही 3 है दोनों में, ठीक है। तो जो मिल रहा है वही म स होगा। तो म स बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, क्योंकि 2 मिल रहा है। देखिए एक जोड़ा, 2 जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 गुना 2 लिख देंगे। 1 2 ये और 1 2 ये, जो मिलेगा उसी को गुना लिखना है यहाँ पे मसा में, ठीक है। तो ये 2 मिल रहा है दोनों में, तो 1 2 लिखे। फिर एक और 2 मिल रहा है दोनों में, तो फिर 2 लिखे, गुना कर दिए तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, यानी 144 और 100 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 4। तो इस तरह प्रश्न दूसरा हल करेंगे। तीसरा 72, 162। तो 72 और 162 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नमा 18, 9 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9। तो ये हो गया 72 का अभाज्य गुणनखंड। अब 162 का कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 गुना 1 2, 3 से 27 तिहाई 81, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। तो ये हो गया 162 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पे 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 72 का। इसको लिख लेंगे, ठीक है। इस तरफ जो भी है अभाज्य संख्या 162 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए इसको लिख लेंगे, जो भी अभाज्य संख्या है। तो अब मासा क्या हो जाएगा 72 और 162 का? तो लिखेंगे मासा बराबर, अब देखिए 2 मिल रहा है दोनों में है, ये 2 जो है दोनों में है, उसके बाद 3 दोनों में है, उसके बाद एक और 3 दोनों में है, ठीक है। तो 2 3 3, देखिए 2 इससे ये लिखें, ये दोनों में है तो इसको इससे ये लिखें, इससे ये लिखें, ठीक है। तो जो भी दोनों में मिलेगा उसको लिख देना है। तो 2 मिल रहा है दोनों में है तो 2 लिखें, फिर 3 मिल रहा है दोनों में, दोनों का गुणनखंड में है तो 3 लिखें, फिर 3 दोनों में है तो 3 लिख दिए, यानी गुना करके। तो 3 तिहाई 9, 9 दूनी
18। तो 72 और 162 का महत्तम समापवर्तक यानी महसा क्या हो जाएगा? 18। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 4, 520 1420। तो इन दोनों का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से देखिए ये कट रहा है, तो 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12 और 0 यानी 260 बार में। 2 से 520 को भाग देंगे तो 260 आएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6 यानी 130 बार में। 2 से भाग देंगे 260 को तो 130 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे इसको, 2 छक 12, एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 पचे 10 यानी 65 दूना 130। अब देखिए 65, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 13 पचे 65। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। अब 1420 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 सते 14, 2 गुना 1 2 और 0 यानी 710 बार में। 2 से 1420 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 710। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, एक इधर गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10 लगाएंगे, फिर एक इधर गया तो 10 हो गया, तो 2 पचे 10 यानी 355। अब 5 3 8, 8 5 13, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 सते 35, 5 गुना 1 5, तो 71 आ गया। 71 क्या अभाज्य संख्या है, तो अब आगे गुणनखंड इसका नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 520 बराबर क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड में? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 13, 1420, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 71। तो जो भी अभाज्य गुणनखंड है उन सबको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब कौन कौन मिल रहा है देखिए, तो मासा 2 मिल रहा है, देखिए ये 2 दोनों में है, तो 2 गुना, फिर एक और 2 दोनों में है, तो 2 गुना 2 गुना, अब देखिए 5 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, तो 2 गुना 2 गुना 5 यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 520 और 1420 का महत्तम समापवर्तक होगा 20। तो इस तरह इसको हल करेंगे। पांचवा 27,80। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 27 का, तो 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, फिर 9, 3 तिहाई 9, फिर 80 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 2 पचे 10। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब लिख लेते हैं 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 80 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो 3 दिया 9, 9 तिया 27, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80। तो देखिए कुछ नहीं दोनों में मिल रहा है, 3 है इसमें, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, 5 है, इसमें 2 5 नहीं है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे मस बराबर 1। देखिए जब कुछ नहीं मिले तो 1 लिख देना है, क्योंकि 1 से तो दोनों कट रहा है, 1 से 27 भी कट रहा है, 1 से 80 भी। 1 गुना 27 27 होता है, 1 गुना 80 80। ठीक है, तो 1 सबका गुणनखंड में होता है, इसीलिए जब कोई गुणनखंड ना मिले तो 1 लिख देना है, क्योंकि 1 तो अगर हम यहाँ पे देखिए 1 भी लिख दें, यहाँ पे भी 1 लिख दें, तो बात एक ही है। देखिए 3 दिए 9, 9 तिया 27, 27 गुना 1 27, 1 से गुना करने पे वही संख्या आ जाता है, इसीलिए जब कुछ नहीं मिले तो क्या लिख देना है? मासा में 1।
इसको हम हटा देते हैं, इसको हम समझाने के लिए बस लिखे थे। तो इस तरह इसको हल करेंगे। जब कुछ नहीं मिल रहा हो तो मसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2780 का महत्तम समापवर्तक होगा 1। छठा 28, 35, 49। तो 28, 35 और 49 तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 28 का कर लेते हैं पहले। तो 2 से 14 दूनी 28, 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा, 7 दूनी 14। ये हो गया 28 का अभाज्य गुणनखंड। अब 35 का कर लेते हैं। तो 35 5 से कटेगा, 5 सते 35, तो ये भी 35 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 49 का कर लेते हैं। तो 49 7 से कटेगा, 7 सते 49। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 28 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 7। देखिए 2 गुना 2 गुना 7। 35 बराबर 5 गुना 7। 49 बराबर 7 गुना 7। तो देखिए 7 तीनों में है, 7 क्या है, तीनों में है। 7 7 7, यानी 7 28 में भी है, 35 का गुणनखंड में भी है, 49 का गुणनखंड में भी है। तो मस बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए तीनों का मस निकालना था, 28, 35 और 49। तो तीनों में जो रहेगा उसी को लिखना है। तो तीनों के गुणनखंड में 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक किसका, तो 28, 35 और 49 का। प्रश्न 7वां 106, 159, 265। तो इन तीनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पहले 106 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लग रहा है, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 53 दूना 106। 53 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा, तो अब 159 का कर लेते हैं। तो 3 से लगेगा, देखिए 3 पचे 15, 3 तिया 9। 3 से लगेगा, क्योंकि 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक पे 9 है। तो जोड़ करके देखेंगे, 9 पर 14, 1 15, 15 3 से कट जाता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 तिया 9, यानी 53 बार में 3 से 159 को भाग देंगे तो 53 आएगा। अब 265, 6 5 11, 2 13, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं, 5 से कटेगा। 5 से 5 पचे 25, एक इधर गया तो 15 हो गया, 5 तिया 15, यानी 53 पचे 265। तो 5 से 265 को भाग देंगे तो 53 आएगा। ठीक है, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो लिखेंगे 106 बराबर 2 गुना 53, 159 बराबर 3 गुना 53, 265। तो 265 का गुणनखंड क्या हुआ है, 5 गुना 53। तो देखिए 53 तीनों में है, 53 तीनों में है। तो मस यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 53। तो 106, 159 और 265, 106, 159 और 265 का महत्तम समापवर्तक होगा 53। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 8वां 51, 121, 413। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 51 का पहले कर लेते हैं, 3 से लगेगा, कितना बार में, तो 1, यानी 17 तिया 51। ठीक है, 3 से कटेगा 17 बार में। फिर 121 का कर लेते हैं। तो 121 देखिए 11 से लगेगा, ना ही 2 से लगेगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से लगेगा। 11 गुना 11 होता है 121, 11 का वर्ग होता है 121। तो 11 गुना 11 121, 413, 413, 413 का
413 अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 413 बार में ही लगेगा, एक बार में, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो अपने आप से ही कटेगा, चाहे एक से कटेगा, तो 413 से ही लगा देंगे एक बार में, ठीक है। तो 51 बराबर लिखेंगे 3 गुना 17, 121 बराबर 11 गुना 11, 413 बराबर 413, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। 413 अपने आप से ही लगेगा, इसलिए 413 लिखे हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब देखिए, तो इसका मासा, तो इन तीनों का मासा होगा 1, क्योंकि तीनों में देखिए कुछ नहीं जो है मिल रहा है, इसमें 3 17 है, इसमें 11 11, इसमें 413 है, तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 होगा मासा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा 51, 121 और 413 का महत्तम समापवर्तक होगा 1। तो इस तरह इसको हल करेंगे।